ये लास्ट क्लास में हमने कूलम्ब्स लॉ है ना, कूलम्ब्स लॉ स्टडी किया था, ठीक है। उसका एक अलग पार्ट भी है, तो कंपेटिव लेवल का काम का, तो वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज है ना दूसरा टॉपिक मुझे कराना है जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। कंपेटिव पार्ट भी आएगा पर बोर्ड में एमसीक्यू के प्रॉब्लम इसमें आ सकते हैं, ठीक है। टॉपिक लिख लो, टॉपिक लिख लो इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। इसमें पहले एक एग्जांपल समझ लें, ठीक है, उस पर ध्यान देना। अपने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। सपोज एक मैग्नेट है, मैग्नेट पे क्या है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। ये जो लाइंस मैंने ड्रॉ की है, ये क्या है? ये तो मैग्नेट है। ये जो लाइंस ड्रॉ की है वो क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये जो लाइंस ड्रॉ की है वो क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब मैग्नेट मुझे दिखता है, मैग्नेट तो हम पकड़ सकते, लाइंस हमें दिखती है क्या? रियल में देखने जाए लाइंस दिखती नहीं, पर सपोज यहाँ कहीं पे ऐसे मैं नीडल रखूं, एक नीडल रखूं, तो नीडल क्या अट्रैक्ट हो जाएगी? नीडल पे क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है, नीडल पे फोर्स लगा रहा है। मुझे बेटर वर्ड बता, दोनों सही है स्टेटमेंट, पर बेटर कौन सा है? ये नीडल पे जो फोर्स लग रहा है, नीडल जो अट्रैक्ट हो रही है, मैग्नेट की वजह से हो गया, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। बेटर कौन सा? दोनों सही है, बोल सकते हो, पर तुम साइंस के थोड़ा तुम्हें डिटेल में पता होना, बोल क्या लगता है? मैग्नेटिक फील्ड क्या लगा रही है? मैग्नेटिक फील्ड क्या लगा रही है? इस पे फोर्स लगा रही है, ठीक। और वो मैग्नेटिक फील्ड बनती किसकी वजह से? एक मैग्नेट की वजह से। सिमिलरली एक अकेला चार्ज है, तो जैसे मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ये चार्ज क्या बनाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, ठीक। तो अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो कैसी फील्ड आती है? दूर जाती है, डायरेक्शन क्या होती है? अवे फ्रॉम द चार्ज, कैसी फील्ड बनती है। अगर नेगेटिव चार्ज हो तो डायरेक्शन क्या उसकी तरफ हो। तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, चार्ज क्या बनाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो आज हमें इसके बारे में स्टडी करना है। इसका भी फॉर्मूला है, बेसिक है, दो फॉर्मूला है, उस पर हमें प्रॉब्लम, ठीक है। पहले एमसीक्यू बोर्ड लेवल के जो आते हैं वो करेंगे, बाद में कंप्यूटर में आते हैं वो भी, ठीक है। अब एक और पॉइंट, वो पॉइंट बाद में डिस्कस करते हैं, पहले इसके बारे में लिख लेते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड is a region in space. Electric field is a region in space where a charged particle experiences electrostatic force. Where a charged particle experiences electrostatic force. Such particle experiences electrostatic force. मतलब जैसे नीडल पे मैग्नेटिक फोर्स लगता है, चार्ज पे क्या लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट लाइन लिखो, द इलेक्ट्रोस्टैटिक
electrostatic force is not due to some physical connection. The electrostatic force is not due to some physical connection between the charges. Is not due to some physical connection between the charges, but due to the electric field. But due to the electric field between them. But due to the electric field between them. ये इस स्टेटमेंट का मतलब समझाता हूँ। ये मैग्नेट को ही देखो, मैग्नेट और नीडल में बीच में कोई कनेक्शन थोड़ी है, स्प्रिंग ऐसा थोड़ी कुछ लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, ठीक है। तो जो फोर्स लगता है वो किसकी वजह से लगता है? फील्ड की वजह से, कि आपस में फील्ड है इसलिए क्या लगता है? फोर्स लगता है, ठीक है। फील्ड की वजह से फोर्स लगता है, ये पॉइंट ध्यान दें। ओके, चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? फील्ड। वो फील्ड क्या लगाता है? फोर्स, ठीक है। वो फील्ड हम देख नहीं सकते, पर फोर्स को हम महसूस कर सकते हैं। फोर्स लगता है ना वो मैग्नेट और उसके बीच, ठीक है, वो हम फील कर सकते हैं, फील्ड हम देख नहीं सकते, ठीक है। और ये जो डायरेक्शन के बारे में बताया, पॉजिटिव चार्ज हो तो फील्ड क्या बाहर की तरफ होती है, तो उसको हम कहते हैं रेडियली आउटवर्ड। ये क्या हो जाएगा? रेडियली इनवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a positive charge is radially outward. Electric field due to a positive charge is radially outward, and due to a negative charge, and due to a negative charge, it is radially inward. It is radially inward, ठीक है। ड्रॉ कर लो, ये दोनों डायग्राम ड्रॉ कर लो। चलिए ड्रॉ, ठीक है। अब इसका एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला बता रहा हूँ, ठीक है। दो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला स्टडी कर लेते हैं, बाद में इसके प्रॉब्लम पूछते हैं। सपोज एक चार्ज है यहाँ पे, अब ये लिखना मत, ठीक है। तो एक चार्ज यहाँ पे प्लस थी, ओके, और यहाँ पे एक पॉइंट है, ये डिस्टेंस आर ले लेते हैं। अब ये चार्ज क्या लगाएगा? ऐसे फील्ड बनाएगा। मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, इधर हमने ड्रॉ किया, ऐसे फील्ड बनाएगा, ठीक है, दूर जाएगा। मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट है, यहाँ पे मुझे एरो बनाना है, किस तरफ आएगा एरो? ऊपर, नीचे, लेफ्ट, राइट, कहाँ पे? यहाँ पे फील्ड। ऐसे विजुअलाइज करो, एरो इधर से स्टार्ट होता है, विजुअलाइज करो। बोलो इधर से कैसे पता? ऐसे एरो निकल रही है, यहाँ से निकालना है, कैसे हो गया? एरो ऐसे जाएगी, इधर से नहीं बनाना है, सिर्फ यहाँ पे ऐसे विजुअलाइज करो, एरो ऐसे जा रही है, क्या होगी फील्ड? ठीक, पूरा ड्रॉ मत करो, ये मन में ऐसे बता, इधर से क्या होगी फील्ड? इस सब्जेक्ट नेगेटिव होता है, ठीक, एकदम सिंपल ट्रिक है। पॉजिटिव चार्ज हो ना, कोई भी पॉइंट पे ड्रॉ करना हो, अवे फ्रॉम द चार्ज, नेगेटिव हो तो टूवर्ड, एकदम सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड जाननी हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, क्या होता है फॉर्मूला? के क्यू आई आर,
ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्यू बाई आर स्क्वायर। क्यू और आर तो हमें पता है चार्ज और डिस्टेंस है, स्मॉल के की वैल्यू यार 9 × 10⁻⁹ ठीक है। ये क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। ओके स्टेटमेंट लिखो बाद में फॉर्मूला लिखो। कंसीडर अ पॉजिटिव चार्ज Q in vacuum. Consider a positive charge Q in vacuum. The electric field at a distance r is given by the electric field at a distance r is given by literally चलिए तो ठीक है। इसका एक और फॉर्मूला है वो भी बता देता हूँ। सपोज ऐसे मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ की, ठीक है। अब सपोज मैं यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज रखता हूँ, क्यू नॉट चार्ज रखता हूँ, माने ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहाँ पे एक मैं चार्ज रखूँ, जैसे नीडल पे मैग्नेट की वजह से फोर्स लगता है, यहाँ पे चार्ज लगोगे ना, इस चार्ज पे फोर्स कहाँ पे फोर्स लगेगा पहले तो, अगर पॉजिटिव चार्ज है फील्ड इस तरफ है ना तो उसी डायरेक्शन में फोर्स लगता है, फील्ड की डायरेक्शन में। जैसे टेंजेंट ड्रॉ करो इस तरफ फोर्स लगेगा। सपोज यहाँ कहीं पे मैं नेगेटिव चार्ज रखता हूँ, इसमें भी फोर्स लगेगा, पर डायरेक्शन क्या होगी, फील्ड इस तरफ है, फोर्स कहाँ पे लगेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। वो ध्यान रखना, पॉजिटिव हो तो फील्ड की डायरेक्शन में, नेगेटिव हो तो क्या रहेगा, ऑपोजिट, मतलब फोर्स ऐसे इस तरफ। और वो फोर्स कितना होगा, तो F इज इक्वल टू व्हाट, क्यू नॉट, ये जो चार्ज है इंटू V, ये हमें क्या मिल जाएगा, फोर्स, ठीक है। फील्ड पता हो तो फोर्स निकाल। तो ये दो फॉर्मूला है, इसके बेस पर हमें प्रॉब्लम। ओके लिखो नेक्स्ट स्टेटमेंट। व्हेन एन एक्सटर्नल चार्ज Q नॉट, व्हेन एन एक्सटर्नल चार्ज Q नॉट is kept in an electric field, when an external charge Q naught is kept in an electric field, comma, it will experience a force, it will experience a force given by, it will experience a force given by देखिए, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूला, इसके बीच में प्रॉब्लम करना है।
बस एक लास्ट स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ। लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, सोचता SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ये फॉर्मूला है, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट चाहिए, चार्ज को नीचे लेके आओ, बोलो क्या होगा? फोर्स बाय चार्ज है, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ऐसे एमसीक्यू में आ सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन भी आता है, बोर्ड की बात कर रहा हूँ, ऐसा बेसिक क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, ऐसा हम पूछ सकते हैं। और क्या पूछ सकते हैं इसमें? डायमेंशन, मतलब MLT वाला पार्ट, तो भी देखो डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ? डायमेंशन कैसे निकालते हैं? या तो ये F इक्वल टू, याद है ब्रैकेट बनाते Q इंटू E, तो E का डायमेंशन मुझे निकालना है, तो कहाँ से आएगा? फोर्स से और चार्ज से। फोर्स का डायमेंशन याद है क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, तो क्या होगा? m एक्सेलरेशन का क्या होता है? LT माइनस टू। चार्ज का याद है? AT, करंट इंटू टाइम, AT, तो क्या आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन क्या आ गया? ML T माइनस 3 K माइनस, ये उसका डायमेंशन। ओके, जितना थियरी वाला पार्ट देख लिया, अब सेम ये वाला पार्ट लिखवा है बोर्ड में, ऐसा क्वेश्चन, इसके चांसेस कम है, पर सपोज स्कूल की एग्जाम में आए कि भाई डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जितना लिखो इजीली लिखो। ठीक है, इतना ही ना फिर थियरी से। ओके, इससे क्वेश्चन कैसे आएंगे जो बताया कि आज मतलब मान लो एक बोर्ड लेवल का MCQ बेसिक क्वेश्चन देखेंगे, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें पूरा कंपेटिटिव पार्ट है। ठीक है, पूरा बेस अपना आज कवर हो जाएगा। ठीक है, वेक्टर्स, तो लास्ट क्लास में बोला था, वापस रिपीट कर रहा हूँ, वेक्टर्स का नॉलेज यूज होगा। ठीक है, वो हमें देखना है। ओके, लिखो क्वेश्चन, देखो अब +1 माइक्रोकूलम चार्ज, +1 माइक्रोकूलम चार्ज is kept at +1 microcoulomb charge is kept at 0,0.5 meters, 0,0.5 meters. ठीक है, another charge -3 microcoulomb, another charge -3 microcoulomb is kept at, another charge -3 microcoulomb is kept at 1,0 meters, is kept at 1,0 meters. ठीक है, find field intensity, find field intensity at origin, find field intensity at origin. ठीक है, अब देखो इसमें इसे ट्राई खुद पहले करना है। क्या मुझे पता चले कि तुम ढंग से सोच रहे हो या नहीं, क्वेश्चन समझ में आ रहा है नहीं, क्या करना है? मुझे पहले तो डायग्राम बना के दिखाओ। ठीक है, प्रॉपर्ली एक्स एक्सिस चार्ट सब बनाने, और ओरिजिन पे मुझे ना फील्ड ड्रॉ करके बताओ, कितने फील्ड ड्रॉ करेंगे, मतलब कितने एरोस ड्रॉ करोगे? दो आएंगे ना, 2-4 दिन, वो मुझे एरोस ड्रॉ करके दो। सब इतना ट्राई करो, मैं डायग्राम खुद बना, एरोस ड्रॉ करके दो।
ये पहला चार्ज कहाँ पे 0,0.5 और दूसरा कहाँ पे 1,0 ना। ड्रॉ किया गया डायग्राम, देखो गलत तो चलेगा, बस मुझे इतना चाहिए कि ट्राई कर लो एटलीस्ट। चलो ये जो पहला चार्ज है +1 माइक्रोकूलम कहाँ पे रखा है वो 0,0.5 मतलब कहाँ पे है, यहाँ पे y एक्सिस है, +1 माइक्रोकूलम चार्ज है 0,0.5, ठीक है। दूसरा जो है -3 कहाँ पे रखा है 1,0 मतलब कहाँ पे आएगा x एक्सिस है, -3 माइक्रोकूलम चार्ज है उसको यहाँ पे रखा है, ठीक है। ऐसे पहले तो दो चार्ज है और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी है, ड्रॉ करना है जो डायग्राम एरो से बना है कहाँ पे बनाना है ओरिजिन उधर पूछना। तो सेम जो अभी हमने स्टडी किया इसकी वजह से जैसे विजुअलाइज होगी इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जा रही है, बोलो यहाँ पे मुझे ड्रॉ करना है, इधर ड्रॉ मत करना, यहाँ पे ड्रॉ करना, बोलो कैसे एरो जा रही है नीचे जा रही होगी, प्लस है, प्लस हो मतलब दूर ड्रॉ करना है, ठीक है ना। तो एक फील्ड क्या यहाँ पे आ रही होगी E1, दूसरी बोलो इसकी वजह से उसकी तरफ नेगेटिव है तो क्या होगा उसकी तरफ होगा, ठीक है। यहाँ ये E2 रिजल्टेंट फील्ड भी ड्रॉ करो, रिजल्टेंट फील्ड भी ड्रॉ करेंगे, नेट फील्ड क्या होगा नेट फील्ड, ये पैरेललोग्राम है ना, इधर तक ये नेट फील्ड आ गया, ओके। अब बस E1 निकालना है, ये पूरा सॉल्व करने ट्राई करो, E1 निकालो, E2 निकालो, E कहाँ से आएगा बोलो, E कहाँ से आएगा। E1 का फॉर्मूला KQ/R², E2 के लिए भी KQ/R², फॉर्मूला बोलो E कहाँ से आएगा, मीन तो E निकालना है ना, क्या पाइथागोरस लगा सकते हैं क्या, √E1² + E2² है ना, राइट एंगल, करो पूरा सॉल्व करो। क्या मॉड्यूल में क्या क्या लिखता है
ये फॉर्मूला लिखना हूँ, चेक कर लो। E1 के लिए KQ/R², K कितना है 9 × 10⁹। पहला जो चार्ज है कितना है 1 माइक्रोकूलम, मतलब क्या आ जाएगा 10⁻⁶। R कितना डालोगे? R कितना डालोगे? 0.5, ठीक है। ये डिस्टेंस जो है अपना R होगा 0.5, और 0.5 का क्या स्क्वायर करना है, तो E1 कितना आ जाएगा? 36 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ये अपना E1 आ गया। वैसे E2 लगा, E2 क्या होगा? KQ2/R², 9 × 10⁹। Q2 कितना है? -3। आप देखो, हाँ इधर भी मुझे बताओ, -3 डालू या 3 डालू? या हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, सिर्फ 3 डालना है हमें, मैग्नीट्यूड का भी मतलब है। ये पूरा इधर हमने ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। 3 ही डालना है, 10⁻⁶ अपॉन इधर R कितना है 1, है ना, तो 1 का स्क्वायर। तो E2 कितना हो जाएगा? 27 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। और नेट फील्ड चाहिए E, क्या हो जाएगा? √E1² + E2²। तो देखो इसमें 10⁻³ जो ने कैलकुलेट कर लिया है वो ठीक है, जिनका कैलकुलेशन बाकी है बस इतना क्लियर होना चाहिए कि इधर से आएगा पाइथागोरस से, ठीक। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा आंसर? 45 आएगा। 45 × 10⁻² न्यूटन पर कूलम। This will be done. So next question, ये ड्रॉ करो डायग्राम, ट्रायंगल दिया हुआ है, ड्रॉ करो। क्वेश्चन लिख लो, फाइंड फील्ड एट पॉइंट A। फाइंड फील्ड एट पॉइंट A। से पहले तो ड्रॉ कर लो, फील्ड ड्रॉ करो, उधर रिजल्टेंट भी ड्रॉ करना, ठीक है। E1 E2 ड्रॉ करो, रिजल्टेंट भी ड्रॉ करो, जैसे पहले भी किया।
चलिए ड्रॉप, अब सेम डायरेक्शन पे ध्यान देना, वापस गलती ना हो। ओके, ड्रॉ पहले तो ऑब्वियसली जहां पे पूछा है ना उधर ही ड्रॉ करना चाहिए, इतने जो ड्रॉ करना है, ठीक है। चलो माइनस की वजह से बताओ किधर आएगा, उसकी तरफ आएगा, ठीक है। तो एक यहाँ पे फील्ड है उसकी तरफ, ये कुछ E1 लिख लेते हैं, प्लस की वजह से क्या बोलते हैं दूर, ठीक है। यहाँ पे फील्ड जाएगा E2, ठीक है। रिजल्टेंट ड्रॉ किया, इसका रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ करेंगे, क्या ड्रॉ करना है, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम बनाओ ऐसे, पैरेललोग्राम बनाओ तो ये क्या आएगा अपना रिजल्ट, ठीक है। अब से क्या करना है, E1 का फॉर्मूला लगाओ, E2 का फॉर्मूला लगाओ, और इधर मुझे बताओ, ध्यान देकर सॉल्व करना है, ठीक है, खुद ही सॉल्व करना है। E1 निकालोगे, E2 निकालोगे, पर अपना मेन इंटरेस्ट इसमें E में है। इधर मुझे बताओ E के लिए पाइथागोरस लगा सकते हैं क्या, जैसे लास्ट प्रॉब्लम में थी, नहीं लगा सकते, और क्या ये एंगल है, तो फिर कैसे सॉल्व, कौन सा E1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। कल ऐसे ही आएंगे एमसीक्यू में, बोर्ड में ऐसे ही आएंगे, इतना कर पाओ अगर मान लो कि आ रहा है। E1 E2 सबने लिखा क्या, जब E1 E2 होगा, ठीक है। रिजल्टेंट का ये फॉर्मूला मैंने लिखा है, अंडर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2, ठीक है। अब ध्यान दें, जिसका आंसर आएगा ठीक है, वैल्यू पता चल गया, ये यूज करना है। अब देखो इसमें ऐसे मैं पूरा लिख रहा हूँ, ये जनरल के मैंने लिखा है, तुम्हें समझाने के लिए लिखा है, ताकि इसे अवॉइड करो लिखना, ठीक है। क्या करना है, देखो E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर 2E1 E2 सब डाल दिया, मुझे पहले तो एंगल बताओ, एंगल कितना ये होगा ना, एंगल कितना होगा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ये 60 होगा, ये कितना हो जाएगा 120, ठीक है, cos 120। अब इसमें पहले मुझे बताओ, देखो इसको वो एलसीएम पूरा सॉल्व करोगे कितना लेंथी हो जाएगा, ये तो इसमें बताया था जो कॉमन है कर दो, निकाल दो बाहर, क्या कॉमन है इधर, के क्यू और एल स्क्वायर हर जगह कॉमन है, तो बाहर आ जाएगा। तो अंडर रूट में क्या बचा इधर 1, इधर क्या बचा 2 स्क्वायर है ना, प्लस इधर देखो 2 इंटू ये एक और 2 इंटू cos 120, cos 120 कितना होता है -1/2, मतलब -sin30 हो जाता है, -1/2, तो कितना आ जाएगा
ए क्यू बाई एल स्क्वायर, बोलो इतना मन में कर सकते हो, कितना होगा 1 + 4 5, ये 2 और 2 कैंसल, माइनस एक इसको मिला दे कितना होगा -2, 5 - 2 3, क्या आ जाएगा इधर, ठीक है, दिस विल बी द इलेक्ट्रिक, ठीक है। ये बता रहा हूँ ऐसे कि ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे बोर्ड के एमसीक्यू में, तो गुजरात बोर्ड या सीबीएसई आएंगे, ठीक है ना, कि बेसिक वेक्टर का नॉलेज यूज कर रहा है, ओके। ओके, देखो ये क्वेश्चन के लिए आप थोड़ा, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, प्रॉब्लम एक ही टाइप की कर रहा हूँ, इसमें देखो दो ही प्रॉब्लम की है, मेन जो सॉल्व सोल्यूशन मिल रहा है वो वेक्टर से ही मिल रहा है, भाई फॉर्मूला तो क्या था, इतना ही फॉर्मूला जो पड़ा है, मेन जो सोल्यूशन है वो वेक्टर से ही आएगा। और थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं कि वेक्टर का नॉलेज और क्या यूज करना है, ठीक है। तो सेम डायग्राम वो सब तुम्ही से बनाऊंगा, तो उसमें थोड़ा गाइड करूंगा बीच बीच में, ठीक है ना, ट्राई तो खुद ही करना है, प्रॉपर डायग्राम राइट एंगल ट्रायंगल है। चलिए जो क्वेश्चन लिखो इसमें, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, if electric field at point A is perpendicular, if electric field at point A is perpendicular to the hypotenuse, is perpendicular to the hypotenuse, then Q1 by Q2 is proportional to, then Q1 by Q2 is proportional to, तो इसमें ऑप्शन भी दे रहा हूँ, पहला ऑप्शन लिखो x1 स्क्वायर बाई x2 स्क्वायर, x1 स्क्वायर बाई x2 स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन लिखो x2 स्क्वायर बाई x1 स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन x1 बाई x2, तीसरा ऑप्शन है x1 बाई x2 और लास्ट ऑप्शन है x2 बाई x1, ठीक है। ऐसे तुम्हें प्रोपोर्शनलिटी स्टडी करनी है। सेम इधर पहले वही मुझे ए पॉइंट पे फील्ड रिजल्टेंट वो सब ड्रॉप करके बताओ, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है कि ये जो रिजल्टेंट क्या है, परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज, मुझे वो डायग्राम में बना के दिखा कैसा दिखेगा, ठीक है। मैं ड्रॉ करूंगा, एक बार खुद पहले बताओ मुझे ड्रॉ करके, परपेंडिकुलर માટે સાઈન નાખો છું, હા એમની બનાવો ને, કરો ટ્રાય, બરાબર क्या एक नहीं, क्या करते हैं इक्वल कर दिया, बिल्कुल इक्वल क्यों होगी फिर, वो थोड़ी दिया है, तो साइन थोड़ी दिया है,
ड्रॉ किया क्या डायग्राम? मुझे डायग्राम में देखना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर रहे हो कौन सी रिजल्ट है, वो हाइपोटेन्यूज के परपेंडिकुलर ऐसा लगना चाहिए। तो डायग्राम उस हिसाब से ड्रॉ करो। मैं ड्रॉ करूंगा तुरंत पता चल जाएगा और कुछ ड्रॉ करना है। होपफुली कितना सबका सही है? बोलो ये सही है, प्लस की वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, ठीक। रिजल्टेंट आई थिंक ड्रॉ कर लिया होगा, ये होगा रिजल्टेंट, ये भी किया। अब क्या दिया है? इतना इनफ नहीं है। रिजल्टेंट ये जो है वो हाइपोटेन्यूज, इसके क्या है परपेंडिकुलर। तो क्या करूं मैं डायग्राम बनाने के लिए? इसको एक्सटेंड करो, ठीक है, इसको एक्सटेंड करो तो ये ऐसे परपेंडिकुलर ऐसा होगा डायग्राम, ठीक है, ये बनना चाहिए। ओके, अब क्या पूछा है? ये Q1/Q2 X1/X2 रेशियो निकालना है। देखो आंसर अपना ना डायग्राम से ही आएगा, वेक्टर का नॉलेज जो ऑब्वियसली डायग्राम बनाए। तो अब ऐसा टाइप का प्रॉब्लम आए, देखो कभी भी कोई अप्रोच हो, तुमको चलो प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख लो। मैं एक्सपीरियंस से देख रहा हूँ कि भाई मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करना है, मुझे तुरंत क्लिक हो जाएगा। मुझे सोल्यूशन नहीं पता है तो मुझे तुरंत क्लिक हो जाएगा कि कहाँ से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। कैसे? इतने सारे प्रॉब्लम सॉल्व किया सपोज मैंने, तो मुझे पता चल जाता है ये टाइप का प्रॉब्लम, ये टाइप का प्रॉब्लम है। इतना तुम्हें क्लिक हो गया होगा एक्सपीरियंस से, ये वेक्टर का प्रॉब्लम है, ठीक है। अब सॉल्यूशन कहाँ से आएगा? तो ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स में हमने किए हैं, जो मैंने काफी बार डिस्कस किए। ऐसे सब डायग्राम बन रहे हो, एक तो ऑब्वियसली E1 E2 का फॉर्मूला तो लगेगा अपना, KQ/R², वो तो फॉर्मूला लगने ही वाला है, ठीक है। और साथ में क्या यूज होगा बस, और एक और चीज यूज होगी जो हमने काफी बार प्रॉब्लम में यूज की, अब तुम्हें क्लिक होना चाहिए कि ऐसे डायग्राम अगर मैं बना रहा हूँ, ट्राइंगल बना रहा हूँ, तो साथ में क्या यूज होगा? ट्रिग्नोमेट्री, पक्का ट्रिग्नोमेट्री से आएगा। और ट्रिग्नोमेट्री से कोई एंगल चाहिए, कोई एंगल हमें पता ही नहीं है, दिया ही नहीं है, अज्यूम कर कोई भी एंगल। तो सपोज कोई भी एंगल ले सकते, मुझे नहीं पता कोई भी एंगल, तो ये एंगल में थीटा ले, ये थीटा लूं, इसको मैं थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है, इसको थीटा लिख सकता हूँ। ये वाला बताओ मुझे, ये थीटा है, ये बता सकते हैं। देखो ये पूरा 90 है, ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। ये 90 ऑब्वियसली, ये भी 90 होगा। ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये कितना होगा? टोटल 180 होगा। तो ये कितना होगा? ठीक है। अब देखो और सॉल्यूशन निकालना है। इधर से सोचो, मुझे सिर्फ आंसर मत दो। क्या पूछा है वो? रेशियो ऑप्शन देखो, X1/X2 X2/X कुछ दिया ना, ट्राइंगल से बस इतना डिसाइड करो, tan थीटा sin थीटा cos थीटा क्या लगेगा? X1/X2 X2/X1 जो भी तुम्हें चाहिए बोलो, ठीक है। ये ट्राइंगल में tan थीटा लगाओगे क्या आएगा? X1/1 है, ठीक है। इधर से मुझे बताओ tan थीटा क्या लगता है? इधर भी तो उधर भी लगा सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ये ट्राइंगल को देखो, ये क्या है? E1, ये क्या होगा? E2, ये E2 है, ये E2 होगा। ये E1 है, ये E2 है। ये ट्राइंगल मुझे tan थीटा बताओ, ये परपेंडिकुलर होगा, ये होगा। तो tan थीटा में क्या लिख सकता हूँ? E2/E1। तो इधर से मैं tan थीटा लिख सकता हूँ, इधर से भी tan थीटा लिख सकता हूँ। बाद में क्या कर लेना है? इक्वेट कर देना। चलो ट्राई करो, देखो क्या आंसर आएगा।
टेन थीटा लिखना है, बस सामने फॉर्मूला ही लगाना है। बड़े ट्राइंगल से टेन थीटा क्या आ गया x1 बाई x2, और ये ट्राइंगल से वेक्टर वाले ट्राइंगल से टेन थीटा क्या आ गया e2 बाई e1। उनको इक्वेट कर दो, x1 बाई x2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं e2 बाई E1 है ना। अब बस E1 और E2 का फॉर्मूला डालना हो जाएगा सॉल्व उससे। x1 बाई x2 इक्वल टू E2 का फॉर्मूला बोलो, E2 मतलब इसकी वजह से क्या होगा दोस्त फॉर्मूला k q2 बाई x2 स्क्वायर, E1 जो ऊपर वाले चार्ज की वजह से है तो k q1 बाई x1 स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ से x1 बाई x2 क्या लिख सकते हैं Q2 बाई Q1 इंटू क्या होगा ये x1 स्क्वायर बाई x2 स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एक ये x1 कट हो गया, x2 कट हो गया, तो इधर से आ गया ना आंसर Q1 बाई Q2, Q1 को इधर लेके जाओ, Q2 को इधर लेके जाओ, इक्वल टू किसके बराबर है x1 बाई आ गया। किया गया सॉल्व, बोलो इतना हुआ समझा है। देखो जिनका हो गया वैलेंटू, जिनका ना हुआ तो बस देखो कि कहाँ पे अटके, फॉर्मूला लगाने में अटके, टेन थीटा में अटके, कहाँ पे अटके वो समझना जरूरी है। ठीक है, बाकी डायग्राम में तो आई डोंट थिंक जो इश्यू होगा तो सबने सही बना होगा। ठीक है, ओके ये एक क्वेश्चन हुआ इसमें ना मोड लेवल पे अगर देखें ना MCQ में और कौन सा एक और टाइप है वो भी बता देता हूँ। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, two charges plus q and plus 4q, two charges plus q and plus 4q are separated by distance r, are separated by distance r। ठीक है, फुल स्टॉप। फाइंड द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, फाइंड द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ओके, इसमें भी ये एक टाइप साथ में करते हैं, दूसरा अपने आप करना है। पहले मुझे बताओ इक्विलिब्रियम इसका मतलब नेट फोर्स क्या होता है जीरो। अब मुझे बताओ नेट फोर्स अगर जीरो है मैं बोल सकता हूँ नेट फील्ड भी जीरो होनी चाहिए। क्यों? नेट फोर्स अगर जीरो है तो नेट फील्ड भी जीरो होनी चाहिए। बोलो, हमने अभी तक इक्वेशन पढ़ी H इक्वल टू क्या है Q इंटू ई, अगर H जीरो है क्या होगा, तो इक्विलिब्रियम इसमें बढ़ा है ना, मतलब क्या बोल सकते हो फील्ड भी क्या होगी, नेट फील्ड क्या होगी। ठीक है, तो पहले वो उसमें स्टेटमेंट डाल दो कि एट इक्विलिब्रियम net force as well as field, net force as well as field is zero।
इसका डायग्राम अगर देखें तो ऐसा कुछ डायग्राम होगा, ठीक है, ये प्लस क्यू है, प्लस 4Q है, सेपरेशन आ रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट फील्ड क्या करनी है, 0। इसमें साथ में स्टडी करते हैं, ठीक है। देखो 3 पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, बीच में और राइट साइड। मैं पहले यहाँ पे स्टडी करता हूँ, इसकी वजह से बताओ किस तरफ ड्रॉ करते हैं। इस तरफ आई, प्लस क्यू है तो इस तरफ आई, ठीक है। E1 कुछ लिखिए, इसकी वजह से भी तो ड्रॉ करना है, किस तरफ होगा, प्लस 4Q है, दूरी जाएगा, यहाँ पे ड्रॉ करना है, प्लस है ना, क्या करना है, दूर, माइनस हो तो उसकी तरफ, प्लस हो तो दूर, एज सिंपल एज दैट। तो प्लस 4Q की वजह से क्या इधर ही आएगा, वो कैंसिल होगी क्या, इधर फिर कैंसिल हो सकती है, नहीं हो सकती, ऐड हो रही होगी, ठीक है। वैसे ही ये कुछ पॉइंट ए ले लेते हैं, यहाँ कहीं पे कोई वो पॉइंट बी ले लो, यहाँ कहीं पे पॉइंट सी ले लो, बी और सी पे ड्रॉ करो, बी और सी पे ड्रॉ करो, देखो कहाँ पे कैंसिल हुआ है। जैसे ए पे ड्रॉ किया वैसे बी पे और सी पे ड्रॉ करो। तो बी पे ड्रॉ करते हैं, इसकी वजह से बताओ, प्लस क्यू की वजह से क्या करेगा, यहाँ पे ड्रॉ करना है, ठीक है। चिंता होगी राइट ही होगा, ठीक है, चिंता अभी भी नहीं हो रहा है, वापस बता रहा हूँ, यहाँ पे ही ड्रॉ करना है, इसकी वजह से देखना है। तो बस इधर है, इससे दूर जाओ, पॉजिटिव मतलब दूर जाना है, तो फिर कैसे जाएगी, E1 लिखिए, और इसके वजह से भी ड्रॉ करना है, प्लस क्यू यहाँ पे इधर ड्रॉ करना है मुझे, इससे दूर जाओ, E2, बोलो कैंसिल हो सकता है क्या, इधर यहाँ पे हो सकता है। सी पे देखते हैं, प्लस क्यू की वजह से, बोलो किधर ड्रॉ करो, राइट साइड है ना, उससे दूर जाना है, प्लस 4Q, इसकी वजह से क्या होगा, राइट साइड दूर जाना है। तो देखो एक ही पॉसिबल है, यहाँ पे कैंसिल होगा और कहीं पे कैंसिल नहीं होगा। तो डिस्टेंस निकालना है, बीच में नहीं होगा, डिस्टेंस निकालना है, फिर डिस्टेंस कुछ एक्स ले लो। सॉल्व कैसे होगा प्रॉब्लम, ये तो डायग्राम स्टडी है, सॉल्व कैसे होगा, इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, क्या लिखो, कैंसिल हो रहा है तो क्या लिखो, E1 इक्वल टू E2, लगाओ फॉर्मूला, E1 का लगा, E2 का लगा, उधर से एक आ जाएगा।
सारा एग्जैक्ट हो जाना क्या R/3 इवन जो है, इवन मतलब किस तरह से, इसकी वजह से लिखना है। तो फॉर्मूला है K³ बाई ये डिस्टेंस कितना है x² इक्वल टू E2 मतलब इसकी वजह से K4³ डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ ये x कितना होगा R-2, ठीक है। और इसको सॉल्व करना है, K और Q कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, R-x² इक्वल टू 4x²। अब देखो इसमें स्क्वायर है, इसको एक्सपांड करने मत जाना, परफेक्ट स्क्वायर क्या कर दो, रूट ले लो डायरेक्ट, ठीक है ना। R-x इक्वल टू 2x, माइनस भी आता है तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें सॉल्व हो जाएगा। क्या है आंसर है R5, ठीक है। यहाँ पे फील्ड क्या हो जाएगी, ओके, ठीक है ना। तो ये एक पर्टिकुलर ये इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन है कि याद सकते हैं, ठीक है। इसका ही एक वेरिएशन दे रहा हूँ, वो पूरा अपने आप ट्राई करना है, ठीक है। पर पहले मुझे डायग्राम चाहिए, क्वेश्चन लिख लो। सॉल्व द प्रीवियस प्रॉब्लम, solve the previous problem. If the charges are, solve the previous problem. If the charges are plus q and minus 4q. Solve the previous problem. The charges are plus q and minus 4q. ठीक है। तो पहले तो सिर्फ वही डायग्राम बनाओ, देखो कहाँ पे पॉसिबल है, पहले तो वो करो। डायग्राम बनाओ, देखो कहाँ पे पॉसिबल है। डायग्राम एरो बनाने में कंफ्यूजन हो रहा हो तो पूछ लेना, आके समझा दूंगा मैं। एरो उस ढंग से बनाओ एटलीस्ट कि भाई विजुअलाइजेशन तुम सही कर रहे हो। ओके, कहाँ पे पॉसिबल लग रहा है कि ए और सी पे आ रहा है क्या? ए पे अगर ड्रॉ करें प्लस क्यू की वजह से कहाँ पे होगा, इस तरफ होगा दूर, -4q की वजह से कहाँ पे उसकी तरफ होगा, ठीक है। फील्ड इस तरफ होगी -4q की वजह से, तो E2 यहाँ पे अगर ड्रॉ करें प्लस की वजह से क्या होगा, उससे दूर E1, माइनस की वजह से ड्रॉ करना है तो उसकी तरफ E2। यहाँ पे देखो पॉसिबल नहीं है, इधर पॉसिबल नहीं है, एक ही डायरेक्शन में। 3 पॉइंट पे अगर देखे प्लस क्यू की वजह से क्या होगा, दूर, -4q की वजह से इस तरफ। तो देखो सी पे भी लग रहा है कि क्या होगा, कैंसिल होगा, ठीक है। ये इतना डायग्राम बना है ना, मतलब समझ जाना कि तुम्हारा विजुअलाइजेशन सही, ठीक है।
और वापिस बता रहा हूँ, जिनका ना हुआ हो नॉट एन इश्यू, मुझे बताओ क्लास के बाद ऐसा हो तो आ जाओ, मैं अलग से पूरा वापिस समझा दूँ। बस वो क्या कहते हैं, वेट मत करना क्योंकि आगे से मिस्टेक रिपीट ना हो। ओके, तो इसमें अब इसके आगे एक और पॉइंट मुझे पूछना है, ए और सी से कैंसिल हो रहा है। अभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ए और सी में से है ना एक पॉइंट पे नहीं कैंसिल नहीं होगा, ए और सी में से एक ही पॉइंट है जहाँ पे कैंसिल हो, दोनों नहीं आएंगे। मुझे बताओ, दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में तो जरूरी है क्या कि कैंसिल होता है? सपोज एक 5 न्यूटन एक 50 न्यूटन है, होगा क्या कैंसिल? नहीं होगा। इतना मैं तुम्हें ये हिंट दे रहा हूँ, ऑपोजिट तो इतना नहीं कि कैंसिल ही होगा। ये और सी में से एक ही पॉइंट है यहाँ पे कैंसिल होगा। कौन सा पॉइंट है? ओके, मुझे बताओ सी क्यों नहीं होगा? 4Q ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग चार्ज है। मैं अगर यहाँ पे पॉइंट लूँ तो 4Q का असर क्या बहुत ज्यादा होगा, ये प्लस Q क्या उतना उसको बैलेंस नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसलिए सी क्या पॉसिबल नहीं, ए पॉसिबल। ठीक है, तो इसमें स्टेटमेंट लिख लेना। ठीक है, लिखो स्टेटमेंट की एट सी एट पॉइंट सी द इफेक्ट at point C, the effect of minus 4Q at point C, the effect of minus 4Q is much larger. The effect of minus 4Q is much larger. So, equilibrium is not possible. So, equilibrium is not possible. ठीक है ना? तो अब distance, ये डिस्टेंस एक्स ले लो, ये वाला ये डिस्टेंस एक्स ले लो ना, यहाँ पे हमें निकालना है। करो सॉल्व से E1 इक्वल टू E2 ही करना है, निकालो एक्स। क्या है ये तो क्या है ए आर E1 जो है, E1 मतलब किस तरह से इसकी वजह से लिखते हैं, तो फॉर्मूला क्या होगा, KQ बाय डिस्टेंस कितना है x स्क्वायर इक्वल टू E2 वाला इसकी वजह से लिख रहे हैं, इसकी वजह से यहाँ पे लिख रहे हैं कि और सेम यहाँ पे भी 4Q डालना है, माइनस 4Q नहीं 4Q डालना है। ठीक है, अपॉन डिस्टेंस को x प्लस आर है, पूरा डिस्टेंस हो जाएगा x प्लस आर उसका स्क्वायर, K और Q कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 4x स्क्वायर सेम अंडर रूट ले लेते हैं इक्वल टू 2x, x इक्वल टू क्या रहता है, ठीक है, x इक्वल टू ठीक है, ठीक है, ये जो बता रहा हूँ ठीक है ना, ऐसे विजुअलाइज करो, सेम जो मिस्टेक्स हो रही है ध्यान में रखो, सेम टाइप के क्वेश्चन सीबीएसई गुजरात में एमसीक्यू में स्कूल में भी जो बीच में एग्जाम जाएंगे ऐसे ही क्वेश्चन, इससे हाई लेवल नहीं पूछे, वो कॉम्पिटिटिव का है, वो भी हम करेंगे और नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो बेस अपना क्या पूरा होना चाहिए, क्योंकि इस बार जो लास्ट क्लास में बोला था हमने बोर्ड की उतना इम्पोर्टेंट है वो अपने लिए,
ठीक है ना, फिर ऐसा ना हो कि पूरा ध्यान जो कंप्यूटर के लिए करे जो उसके लिए करे, दोनों इक्वल इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीजें भी ध्यान में रखें। ओके, ये एक पार्ट हो गया अपना। अभी तक जो हमने प्रॉब्लम की है, एक तो वेक्टर का नॉलेज यूज हुआ और कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ के की बाय आर, हमने को फॉर्मूला भी पढ़ा, कौन सा फोर्स का पढ़ा इक्वल टू क्यू इनटू ई, तो उसके बेस पे भी प्रॉब्लम है, वो देख लेते हैं कैसे प्रॉब्लम जा रहे हैं। उसके एक दो बेसिक ही है, ज्यादा नहीं है उसमें। लिखो क्वेश्चन, a vertical electric field, a vertical electric field of 4.9 into 10 raised to 5, 4.9 into 10 raised to 5 Newton per coulomb, 4.9 into 10 raised to 5 Newton per coulomb prevents a water droplet of 0.1 gram, prevents a water droplet of 0.1 gram from falling. Find charge on the droplet. Find charge on the droplet. इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है G इक्वल टू 9.8 लेना, G इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसमें पहले विजुअलाइज करो, वाटर ड्रॉपलेट अगर हम छोड़े, ड्रॉपलेट को छोड़े तो ड्रॉपलेट तो क्या नीचे गिरता है, किस तरह से गिरता है, ग्रेविटी, मतलब एफपीडी बोलो, क्या ड्रॉप करोगे, नीचे क्या आ गया एमजी, तो इधर दिया है इट प्रिवेंट, वो ड्रॉप नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब एफपीडी कैसा होगा, इसका डायग्राम बनाएंगे। तो एक ड्रॉपलेट है, इसमें इस पे ध्यान देना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में उसके बेस पे कुछ ट्राई करना है। ड्रॉपलेट है, ड्रॉपलेट पे क्या है, चार्ज है कुछ, तो ड्रॉपलेट को उधर का उधर ही रखा है, नीचे तो क्या लगेगा एमजी, और क्या क्या है बोलो क्वेश्चन को डायग्राम में कन्वर्ट करना है। फील्ड है ना, वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे हर जगह है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, इस पे चार्ज कुछ क्यों ले लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज है तो क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, कहाँ पे फोर्स लगेगा, फील्ड इस तरफ है, चार्ज पॉजिटिव है, पॉजिटिव हो तो फील्ड की डायरेक्शन में, नेगेटिव हो तो ऑपोजिट, फील्ड ऊपर है, फोर्स भी कहाँ पे लगेगा, और एक्सेलरेशन क्या लिखे, उधर का उधर है, 0। तो इक्वेशन क्या आएगी, F इक्वल टू mc, F का फॉर्मूला हमें पढ़ा है, क्या फॉर्मूला, Q इंटू E, जब पूरा सॉल्व करो, ये बनाओ, करो सॉल्व, Q आ जाएगा इधर से, किया गया सॉल्व, जो F इक्वल टू mg, F कितना है, Q इंटू E,
Q निकाल रहा है mg/e, मास कितना केवल 0.1 ग्राम है ना, तो 0.1 इंटू 10⁻³ जी अपना 9.8 है, इलेक्ट्रिक फील्ड रखी है 4.9 इंटू 10⁵ कितना आ रहा है चार्ज 2 इंटू -9 कूलम, ठीक है, कितना चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ये देखो कितना सिंपल इक्वेशन है ना। अब वेक्टर का नॉलेज इसमें यूज नहीं हुआ, इसमें किसका नॉलेज हुआ, एफपीडी का नॉलेज यूज, ठीक है, कैसे ये ड्रॉ करना है, ओके। इसमें ना ये जो टाइप है ये वाला, जैसे ड्रॉपलेट उधर का उधर रहता है, ये एक्सपेरिमेंट है। ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था, मिलिकन ने किया, ये वाला एक्सपेरिमेंट। बस फर्क कितना था, वाटर की जगह उसने ऑयल लिया, तो इसको ना मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो सपोज ऐसा क्वेश्चन है, इन मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, बाद में सब वैल्यूज भी होगी, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है ना, मतलब ध्यान रखना, कोई क्वेश्चन दिया नहीं होगा, सिर्फ मिलिकन ऑयल ड्रॉप लिखा होगा, तो हमें पता है कि भाई क्या करना है, इक्वल करना है, ठीक है। तो वो है ना, इधर ही 2-3 मिनट में स्टेटमेंट लिखना। देखो, the experiment done using oil droplet, the experiment done using oil droplet is called Millikan, 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 Millikan oil drop experiment. मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसका एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे एफबीडी और सबका नॉलेज यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, a particle of mass m and charge -q, a particle of mass m and charge -q is suspended vertically, through a string of length L, through a string of length L, ठीक है। full stop. A horizontal electric field, E, capital E, horizontal electric field E is now applied, ठीक है, कितना दिया हुआ। अब दो पार्ट है, पहले पार्ट में लिखो, फाइंड एंगल मेड बाय द स्प्रिंग, find angle made by spring with vertical, and angle made by spring with vertical at equilibrium, and angle made by spring with vertical at equilibrium, ये पहला पार्ट, ठीक है। दूसरे पार्ट में लिखो, if particle is displaced slightly from equilibrium, this particle is displaced slightly from equilibrium, then find the time period of oscillation. Then find the time period. Then find the time period of oscillation. पहला जो क्वेश्चन है, इसमें पहला जो पार्ट है ना, वो बोर्ड लेवल पर कैसा आ सकता है, दूसरा जो पार्ट है ना वो कम्पिटिटिव लेवल। तो इसमें डायग्राम अगर देखें
तो देखो अगर सिंपल ऐसे ये पार्टिकल है, उसको ऐसे स्प्रिंग से मैंने हैंग किया है, इस पे मास एम चार्ज के माइनस क्यू, तो क्या ऐसे वर्टिकल हैंग करेगा। पर अब हमने क्या किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, मान लो इस तरफ हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अप्लाई की है, तो क्या होगा बताओ। एफबीडी से ही विजुअलाइज करना है, क्या होगा अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊं, इस पे चार्ज है, क्या होगा, फोर्स लगेगा ना, कहाँ पे फोर्स लगेगा, बोलो लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कहाँ पे, माइनस क्यू चार्ज है, मतलब क्या फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन, एमजी एक तो लग रहा है, फोर्स ऐसे लग रहा है, तो क्या होगा, पार्टिकल कैसे जाएगा, इस तरफ जाएगा, तो इक्विलिब्रियम में कैसा होगा, ऐसा एंगल। और क्वेश्चन में क्या ये एंगल पूछा है, ये एंगल निकालो, तो अब क्या है, इधर एफबीडी ड्रॉ करो, ठीक है, एफबीडी ड्रॉ करो, कंपोनेंट बनाओ, प्लस ट्राई करो सॉल्व करने की इक्वेशन लिखो, एफबीडी से सॉल्व होगा, एफबीडी बनाओ, ड्रॉ किया क्या एफबीडी, कैसा होगा इसका एफबीडी, बोलो बोलते जाओ, क्या होगा, नीचे एक एमजी, बाद में स्ट्रिंग है, तो क्या लगेगा, टेंशन है ना, एक इस तरफ यहाँ पे टेंशन लगेगा, और कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स रहेगा, किस तरफ ड्रॉप है, लेफ्ट साइड, यहाँ से, वो फोर्स को डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, नहीं कुछ भी है ना, इतना क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। अब ऐसा पूछा है, बोलो क्या करना चाहिए, डायरेक्ट इक्वेशन लिखूं पर देखो तो ये इधर तो क्या था, सिर्फ बाई में था, इसलिए डायरेक्ट लिख लिए, क्या करें, कॉम्पोनेंट, तो किसके कॉम्पोनेंट बनाएंगे हम, टी के, ये थीटा, इसको भी थीटा लिख सकते हैं, एक कॉम्पोनेंट इधर, एक कॉम्पोनेंट यहाँ पे टेंशन का, ये वाला बताओ टी कॉस या टी साइन, कॉस है ना, इधर एंगल बन रहा है, टी कॉस टी साइन, अब इसको भूल जाओ, चलो इक्वेशन बोलो, एक्स में क्या लिख सकते हैं, एक्स डायरेक्शन में क्या लिख सकते हैं, टी साइन थीटा इक्वल टू क्यू इंटू ई, सिमिलरली पाई में क्या लिख सकते हैं, टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी। अब मुझे थीटा चाहिए पर टी नहीं पता है, टी को हटाना है, क्या करोगे, रेशियो ले ले, डिवाइड करना, कर दो डिवाइड कर लो पूरा, क्या आएगा आंसर, रेशियो ले लेते हैं, टेन थीटा इक्वल टू क्यू ई बाई एम जी, तो थीटा चाहिए, कैसे लिखेंगे, टेन इस तरफ चला जाएगा ना, टेन इनवर्स क्यू ई बाई एम जी, है ना,
इनवर्स क्यू बाय एम, ये आएगा अपना आंसर। ठीक है, ये बेसिक या बोर्ड लेवल पे देख लिया। अब कॉम्पिटिटिव पार्ट में क्या आ सकता है इसमें, तो इसका एक्सटेंशन ये देखो क्या होगा, दूसरा पार्ट पढ़ो क्या दिया हुआ है, इट इज डिस्टर्ब फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो पहले तो इक्विलिब्रियम पोजीशन ये है, इससे थोड़ा मैं डिस्टर्ब करूँ तो इसको ऐसे थोड़ा मैं ऊपर लेके जाऊँ और छोड़ दूँ तो क्या होगा, ऐसे ऑसिलेशन होता है। अपने नॉर्मल पेंडुलम का ऐसा ऑसिलेशन होता है, तो ये नहीं ऐसे होगा, क्यों, ये इक्विलिब्रियम, तो ऐसा ऑसिलेशन होता है। तो इसका टाइम पीरियड पूछा है। अपने नॉर्मल पेंडुलम का टाइम पीरियड याद है, हमने एसएचएम में पढ़ा था, डिराइव भी किया था, 2π√L/G ये था। तो अगर ऐसा कोई केस आए ना तो क्या करना होता है, वो भी हमने देखा। क्या करना होता है, ऐसा कोई केस आ जाए जिसमें ऐसे चेंज हो रहा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड वो सब लग रहा हो, क्या करते हैं, ये इफेक्टिव ग्रेविटी स्टडी करते हैं। तो इफेक्टिव ग्रेविटी कैसे स्टडी करते हैं, एक नॉर्मल अपना ग्रेविटी तो लग ही रहा है, फील्ड की वजह से अलग मिलेगा एक्सेलरेशन इस तरफ, तो कितना होगा, फोर्स कितना था, EQ डिवाइड बाय मास कर दो तो क्या इसका आंसर मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। तो रिजल्टेंट हमें मिलता है वो क्या होती है, अपनी इफेक्टिव ग्रेविटी होती है। तो इफेक्टिव ग्रेविटी कैसे निकालते हैं, हाइड्रोजन लगा सकते हैं ना, क्या होगा, √G² प्लस Q² बाय M², तो डायरेक्ट अपना टाइम पीरियड आ जाएगा, क्या आएगा आंसर, 2π√L/G इफेक्टिव, ये डाल दो, G² प्लस Q² M² बाय M, दिस विल बी इफेक्टिव, ये टाइम पीरियड। ठीक है, ये वाला बोर्ड में नहीं आएगा पर ये कॉम्पिटिटिव पार्ट, ठीक है, ये ऐसे ही पूछ। ये नेक्स्ट क्लास में ना शुरुआत का पार्ट, मतलब आधा घंटा जितना मान लो बोर्ड का होगा, एक बोर्ड का एक और पार्ट है में, वो भी इम्पोर्टेंट है, बाद में